ठीक है, चलिए आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं क्लियरली? यस क्या आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, ये कौन से नंबर डाला था हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर? सेकंड सेकंड नंबर। सेकंड। रिएक्शन विद वाटर सेकंड नंबर पे था। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि जब भी आपके पास कोई अल्कली मेटल है, एनी अल्कली मेटल, जब इसकी रिएक्शन आपने की वाटर के साथ, तो यहाँ पर आपको मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में मिलता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो हाइड्रोक्साइड्स बने हैं ये बेसिक होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं हमें कि दिस हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना? यस सर। सर ये तो हम जानते हैं कि दिस हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब बात आती है कि इनके ऑर्डर की, इनके बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की। तो अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, हमने लिखा यहाँ पर LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड हमने लिखा CSOH। तो बताइए मुझे कि जब आप यहाँ पे ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा या बढ़ेगा? सर प्रोबेबली बढ़ेगा। बेसिक स्ट्रेंथ आप कैसे पहचानते हैं किसी भी सब्सटेंस की? सर इलेक्ट्रॉन देने क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करने की। हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आप बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब समझते हैं क्या होता है? किसी भी कंपाउंड को आप आर्हेनियस बेस कब बोलेंगे? नो आइडिया। देखो, आपको पता होगा कि हम 3 तरह के बेस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट एंड लुईस कंसेप्ट। तो यहाँ पर अगर ये हाइड्रोक्साइड हैं सर तो हमें हाइड्रोक्साइड के केस डिक्रीजिंग में ऑर्डर क्या? नहीं, पहले आप मुझे एक चीज का बताओ कि बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब आप क्या समझते हैं? कोई बेस है उसका मतलब वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, वो आपको क्या देगा? सर OH आयन। हाँ, तो ये सारे हाइड्रोक्साइड्स हैं, है ना? ये सारे हाइड्रोक्साइड्स हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट एक बेस वो होगा जो आपको क्या दे? OH आयन OH ज्यादा माइनस हाँ। OH माइनस आयन दे। ठीक हाँ। है, तो मुझे बताइए कि इन सारे हाइड्रोक्साइड्स में से सबसे ज्यादा आसानी से डिसोशिएट कौन होगा? सर CS। लिथियम। तो लिथियम। अच्छा, क्यों होगा लिथियम? सर CS का मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो फिर इसलिए। साइज बड़ा होने से क्योंकि क्या वो हुआ? छोटा है ना। सर तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो इजीली दे चार्ज डिसोसिएट कर। अच्छा, लिथियम भी किसी ने बताया था, लिथियम क्यों होगा कम, मतलब यस ज्यादा, सर। सॉरी। लिथियम किसने बोला था? सर मैंने। हाँ, क्यों बोला था लिथियम? सर क्योंकि छोटा है वो जल्दी इजीली डिसोल्वेबल होगा तो इजीली ब्रेक हो सकता है वो। नहीं, देखो, हम ये तो चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या फिर मेटालिक नेचर। तो चलो पहले मुझे ये बताओ कि मेटालिक नेचर किसका ज्यादा है? सर CS। सबसे अच्छा मेटल कौन है इनमें? CS। सर सीजियम। सर सीजियम। CS। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। जब भी आप ग्रुप में नीचे जाएंगे तो साइज बड़ी होती मेटल। जाएगी, है ना? यस सर। साइज अगर बड़ी होती जाएगी तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो उससे वो यस इलेक्ट्रॉन सर। आसानी से निकल जाएगा। तो यस सर। मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता नीचे जाने में बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाएगा मतलब वो आसानी से क्या बन जाएगा? कैटायन। यस सर। सही बात है ना?
तो बताओ किसका कैटायन स्टेबल होगा, Li+ का या CS+ का? सर Li+. सर Li का. Li का. आप मेरी बात Yes, समझ sir. पा रहे हैं मैंने अभी तक क्या बोला है यहाँ पर? मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, Sir, CS. Li का CCM. या CS का? CS. क्या CS का. क्या सब इस चीज से एग्री करते हैं कि Yes, sir. सीजियम Yes, का sir. मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है? Yes sir. Yes, sir. सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. ठीक है। अब मुझे बताओ कि Li+ ज्यादा स्टेबल हुआ या CS+ ज्यादा स्टेबल हुआ? CS. Sir, CS. Yes. Do everyone agree that CS+ will be more stable? Yes Yes, sir. मतलब Yes sir. जो ज्यादा मेटालिक होता है वो ज्यादा स्टेबल बनता है. देखो मेटल क्या करेगा, दान में क्या देगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा दान में आपको। Yes, अगर sir. मेटल ने sir. आपको इलेक्ट्रॉन दान में दिया तो वो क्या बन जाएगा, कैटायन, है ना? Yes, sir. तो जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उसका कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। Okay, sir. तो बताओ Li+ CS+ इज मोर स्टेबल। Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. तो ऊपर वाला जो हाइड्रोक्साइड है, ये सब हाइड्रोक्साइड जब टूटेंगे तो इनमें से कैटायन बनेगा और OH- आयन बनेगा। तो अब मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा कौन टूटेगा आसानी से? Sir, LiOH. अगर LiOH टूटता तो क्या बनना चाहिए था, Li+ एंड OH-। क्या Li+ उतना स्टेबल है? No sir. No, sir. नहीं है। तो कौन आसानी से टूटना चाहिए? CS. Yes, CS. CSOH। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसमें होगा? CS. 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 OH. CSOH में। किसी को कोई थोड़ा सा भी डाउट है इसमें? सर मुझे नहीं समझा। नहीं समझा अभी तक? नो सर। सर मुझे भी नहीं समझा. सारी मेहनत गई पानी में। क्या नहीं समझा बताओ समीर। सर आप रीजन लिख दो वहां पर. देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे अच्छा मेटल कौन है, CS। CS, है ना? तो मेटल, जो भी कोई मेटल है, मान लो आपने CS की बात की, तो CS जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CS+ एंड 1 इलेक्ट्रॉन। CS is the most electropositive metal. CS is most electropositive metal। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया क्यों अच्छा मेटल है ये? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस उसको उतना टाइटली होल्ड नहीं कर पाता है, तो वो उसको आसानी से वो इलेक्ट्रॉन छूट जाता है मेटल से, ठीक है। तो सीजियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है और CS+ में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब CS+ इज द मोस्ट स्टेबल कैटायन। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अगर CS+ मोस्ट स्टेबल कैटायन है तो इट्स फॉर्मेशन विल बी फेवर्ड, इसका फॉर्मेशन होना आसान होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? बताइए मुझे। अब मैंने दो तो चीजें इसका लिखी मतलब यहाँ क्या पर। है, इट्स फॉर्मेशन विल बी फेवर्ड. इट्स फॉर्मेशन विल बी फेवर्ड, इसका मतलब कि इसका बनना आसान होगा, CS+ का बनना आसान होगा Li+ के कंपैरिजन में। अगर मान लो LiOH टूटता तो LiOH कब टूटेगा, जब जो बनने वाला है वो स्टेबल बने। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट होना चाहेगा, कुछ फायदा होगा तभी कन्वर्ट होना चाहेगा ना, यस समझ सर. रहे हो आप? अगर मान लो आप स्कूल जाते हो तो क्यों जाते हो, कुछ आपको फायदा होगा तभी जाओगे ना आप स्कूल। या यस फिर सर. कोई बोलेगा मुझे सर अटेंडेंस के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। देखो कुछ फायदा नहीं होगा, सर. कुछ फायदा होगा तभी जाएंगे ना हम। तो ये जो रिएक्टेंट है हाँ. ये प्रोडक्ट में इसलिए जाना चाहेगा जब उसका कुछ फायदा होगा, जब जो बनने वाला है वो ज्यादा स्टेबल बने, समझ रहे हो आप? तो LiOH अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, Li+ एंड OH-। अगर इसी तरह हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो बनेगा CS+ एंड OH-। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, Li+ या CS+? CS+। CS+ इज मोर स्टेबल। तो इसका
टूटना ज्यादा होगा, मतलब विच विल गिव मोर OH माइनस और मोर क्विकली OH माइनस, LiOH या CSOH? CSOH. So which is a stronger base? CSOH. CSOH. अब आप सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? Yes, sir. तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ that basic character, आप इसको साथ साथ लिख लीजिए यहाँ पर, basic character increases down the group. अपने आप को म्यूट कर दीजिए अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. सर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए ना। ठीक है, सर थोड़ा और। ओके सर। सर जो हाँ। ये आपने एरो लगाया है कौन सा एरो? सर वो साइड में एलिमेंट्स ब्लैक एरो या ब्लू एरो? की तरफ। सर ब्लैक वाला। ब्लैक वाला, हाँ। यस सर। तो सर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये जो एरो है वो डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं शो करता, ये सिर्फ ये शो करता है कि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप। ओके सर। तो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, बताइए ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? Yes, सर। चलो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हीट करके किसी की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, हीट करने पर जब भी आप किसी को, मान लो अब आपको एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जैसे मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है मेरे पास, अगर मैंने इसको हीट किया और हीट करने पर भी अगर ये स्टेबल रहता है तो मैं क्या बोल लूंगा कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, जब भी मैं हीट करके इसकी स्टेबिलिटी चेक करता हूँ तो मैं बोलूंगा इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अब देखो हमारे पास OH माइनस जो है, ये OH माइनस एक बड़ा एनायन होता है, OH माइनस इज ए बिग लार्ज साइज एनायन। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अगर एलिमेंट्स आयंस पास में आते हैं, उनके बीच में बॉन्ड बनता है, तो अगर वो सिमिलर टाइप के होंगे, सिमिलर साइज के होंगे, तो उनमें बॉन्ड अच्छा बनेगा। समझ रहे Yes, हो sir. आप? मतलब एक चूहे और हाथी के बीच में बॉन्ड अच्छा बनेगा और हाथी के बीच में बॉन्ड अच्छा बनेगा? हाथी हाथी। हाथी हाथी। हाथी के बीच में बॉन्ड अच्छा बनेगा, है ना? तो उसी तरह से जब दो आयंस हमारे पास अगर सेम साइज के हों तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर OH माइनस बड़ा साइज का होता है तो मुझे बताओ OH माइनस आयन कौन से कीटोन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा, Li प्लस के साथ या CS प्लस के साथ? CS plus. Yes, CS yes. plus. CS प्लस के साथ। इसका मतलब मुझे बताना कि क्या मैं सही बोलता हूँ दैट थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप? यस सर। Yes, sir. एज साइज इंक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो इसको आप लिख लीजिए साथ में, मेरे साथ साथ लिख लीजिए, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अभी हम इन हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, हम ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं? नो सर। नो सर। ये सारा लिख लिया आपने? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन।
रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये शायद मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि जब भी कोई अल्कली मेटल है हमारे पास और उसकी आपने रिएक्शन की हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा? So metal hydride. मेटल हाइड्राइड, मतलब आपको मिलेगा 2MH सॉलिड, 2MH सॉलिड। ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब अगर मैं ग्रुप में देखूं तो हमारे पास है LiH, फिर NaH, फिर KH, RBH और CSH। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दो टर्म्स बताना चाहता हूँ। एक होता है कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, और दूसरा होता है आयोनिक कैरेक्टर। आपने सुने ये दोनों नाम? Yes, sir. यस सर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब हम इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। कम होगा। कम। तो शायद कम होगा। सोच के बताइए। सर आप बढ़ेगा। देखो, आपकी 7 बजे की लोकल मिस नहीं होने वाली है, आप आराम से बताइए सोच समझ के। अच्छा, किसी ने बोला बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर? सर इजीली वो शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन? सर डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स। इजीली शेयर कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं? सर ट्रांसफर। सर जैसे हम नीचे आएंगे वैसे आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और क्यों कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज। आयनिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होगा? सर क्योंकि सर CS ट्रांसफर ऑफ इजीली इलेक्ट्रॉन्स होता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन। सर शेयरिंग नहीं होती सर, तो शेयरिंग कौन करेगा फिर? कोवेलेंट। तो कोई नहीं करेगा इन्हें। कोई नहीं करेगा। हु इज मोस्ट कोवेलेंट? लिथियम। वाई? सीजियम। वाई? सर सीजियम शायद से, क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। सर कोवेलेंट नीचे डिक्रीज होगा शायद से, बिकॉज नीचे उसका साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। आप एक चीज मिस कर रहे हैं। आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था? यस सर। सर फजांस रूल। हाँ, फजांस रूल। क्या होता है फजांस रूल? इंक्रीज इन साइज ऑफ कटायन। इंक्रीज इन साइज ऑफ कटायन। तो उससे क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो यहाँ पर। ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने के लिए कैटायन कैसा होना चाहिए और एनायन कैसा होना चाहिए? सर कैटायन छोटा होना चाहिए और एनायन बड़ा होना चाहिए सर। यस, करेक्ट। सर ताकि ज्यादा सर कोवेलेंट, हाँ करेक्ट करेक्ट। कैटायन छोटा होना चाहिए और एनायन होना चाहिए बड़ा। तो हमारे पास एनायन तो सारे सेम है यहाँ पर, तो एनायन को तो कंपेयर करने से हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हर हाइड्राइड में क्या है? H माइनस H माइनस H माइनस, सब जगह आपके एनायन सेम है। लेकिन हमारे पास सिर्फ कैटायन अलग अलग है, तो हम कैटायन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा पोलराइजिंग पावर के बारे में। आपने पोलराइजिंग पावर के बारे में पढ़ा है? नो सर। पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है? इट इज टेंडेंसी ऑफ ए कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किसी एनायन का, उसको अपनी तरफ खींचने की ताकत को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो जो कैटायन छोटा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। यस सर। उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा, तो उसका Yes, sir. पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो जितना वो अपनी तरफ खींच पाएगा
उतने वो इलेक्ट्रॉन्स दोनों आयंस के बीच में आ गए, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो लिथियम प्लस Li+ का साइज यहाँ पर सबसे छोटा है, तो Li+ का साइज सबसे छोटे होने के कारण उसका पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम है, और उसी की वजह से जो लिथियम हाइड्राइड है सिर्फ वही एकमात्र ऐसा हाइड्राइड है अल्कली मेटल का जो कि कोवेलेंट कंपाउंड है, उसके अलावा बाकी सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। बताइए क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? यस इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? बताइए मुझे। सर एक बार लिख मतलब दो। लिथियम को छोड़ के बाकी सारे आयोनिक कैरेक्टर बनाते हैं, मतलब आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। यस, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ आपको, दैट या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनका आयनिक कैरेक्टर नीचे की ओर जाने पे बढ़ेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर नीचे की ओर जाने पर कम होगा। क्या ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो आप लिख लीजिए हमारे साथ, that the polarizing power is inversely proportional to size of cation। अगर कैटायन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा? Li+ का, क्योंकि लिथियम प्लस सबसे छोटा है। ठीक है, तो आपके पास जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, इस तरह से, तो आप ये देखेंगे कि आयनिक कैरेक्टर increases and covalent character decreases। बताइए ये सबको पॉइंट क्लियर है? यस सर। ये लिख लिया आप सबने? Yes, sir. यस सर। सॉरी, एक्सक्यूज मी। चलो आगे चलें। तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर एक और केमिकल सर प्रॉपर्टी। हाँ बोलो। सर पोलराइजिंग पावर का डेफिनेशन लिख सकते हो? हाँ लिखो। पोलराइजिंग पावर, it is defined as tendency of a cation to distort the electron cloud of anion। Sir, it is a tendency. It is defined as tendency of a cation to distort the electron cloud of anion। समझ में आता है? यस सर। मान लो ये आपके पास छोटा सा कैटायन है और ये आपके पास एक बड़ा एनायन है। ठीक है, अगर एनायन बड़ा है तो मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़े वीकली बाउंड होंगे, थोड़े दूर होंगे न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से दूर होंगे तो मतलब थोड़ा लूज बाउंड होंगे। तो अगर कोई एक हवा का झोंका आया तो वो इलेक्ट्रॉन्स उड़ के चले जाएंगे। सही बात है ना? अगर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड हैं तो अगर एक हवा का झोंका आया तो वो इलेक्ट्रॉन्स उड़ के चले जाएंगे आगे। तो अगर ये कैटायन जो है वो छोटा है, छोटे होने का मतलब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ आपको? इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया। जो कैटायन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और जो एनायन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने का मतलब कि इस एनायन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इसका न्यूक्लियस टाइटली होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जब कैटायन इसके पास आया तो कैटायन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे
वो धीरे धीरे कैटायन के पास इस तरफ शिफ्ट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों के बीच में आ गए, मतलब एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में आके दोनों में शेयर हो गए, इसी को बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। और ये जो कैटायन की ये जो शरारत है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की, इसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। आई होप ये आपको समझ में आया। Yes, sir. चलिए आगे चले हम। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। नंबर क्या बताया था मैंने इसका? सर ये चौथा होगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, तो विगरस रिएक्शन होती है यहाँ पर, ठीक है, काफी विगरस रिएक्शन होती है। आप तो जानते हैं कि एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, तो जो भी रास्ते जलते दिख जाते हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो बताइए कि अगर हमारे पास यहाँ पर हैलाइड्स बनेंगे, जैसे मान लो LiX, NaX, KX, RbX एंड CSX, तो मुझे बताइए जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा? सर कम होगा। कम होगा। सर कम होगा। कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, दैट ओनली लिथियम हैलाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। बताइए क्या है, सबको क्लियर है? यस। आगे चलें। नंबर 5, यहाँ पर मैंने लिया रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि ये दूसरों को क्या करेंगे? सर हाइड्रोजन देंगे या फिर ऑक्सीजन को निकालेंगे। यस, मतलब दूसरों को ये क्या करेंगे, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज? सर रिड्यूस रिड्यूस करेंगे सर। दूसरों को रिड्यूस रेडिएशन करेंगे पावर और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। खुद होंगे ऑक्सीडाइज। खुद होंगे ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? सर गेन करेंगे। गेन। गेन क्या करेंगे। बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो ये सब? अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? नो सर, लूज करेंगे। मेटल्स तो सदियों सदियों से इलेक्ट्रॉन लूज ही करते आए हैं ना, यस सर। ठीक है। मेटल्स तो काफी टाइम से इलेक्ट्रॉन लूज ही करते आए हैं और हमेशा के लिए लूज ही करेंगे, ठीक है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो मुझे बताओ कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? सर बढ़ना चाहिए। So increase. सर घटना चाहिए। घटना चाहिए। घटना क्यों चाहिए? क्योंकि सर जो कोवेलेंट कलेक्टर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से देखे तो घटता है नीचे की तरफ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर देखो, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इजीली रिड्यूस कर पाएगा ना। हाँ, तो इजीली कौन करेगा? सर सीजियम। सीजियम। डाउन द ग्रुप। हाँ, लेकिन ये गलत है आंसर। एक्चुअली लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? देखो, मैंने आपको शायद पिछली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज से मिलता जुलता है। यस सर। क्या मैंने बताया था आपको ये? यस सर। अच्छा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज तो याद होगी, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रिएक्टिविटी यस सीरीज, सर। यस है ना? सर। तो बताइए मुझे कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन आता है? पोटेशियम। पोटेशियम।
पोटेशियम। पोटेशियम के ऊपर सर फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन तो सबसे अरे नीचे आता है, मैटर। फ्लोरीन तो सबसे नीचे आता है। चलिए सर आप ही बता दो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से जो लिथियम का स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। देखो इसका मतलब क्या है, कि फॉर लिथियम जब इसका आप स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल देखते हैं लिथियम का, तो वो आपके पास आता है -3.07 वोल्ट। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये सबसे कम आता है, मतलब लिथियम के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका रीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से नहीं आता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम जब हर एक एलिमेंट का इस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो वो लिथियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव आता है। तो लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा कम आने की वजह से लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आप ये पॉइंट डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? नो सर। No, sir. नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? सर एक बार रीजन है जो उसको लिख दो, दोबारा एक्सप्लेन कर दो सर। रीजन तो मैंने आपको लिख दिया। देखो सर थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल भाषा में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब आप देखोगे आगे चलकर तो उसमें लिथियम जो है वो सबसे ऊपर आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक्सपेरिमेंट वाइज इस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है और उसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। मतलब सबसे नेगेटिव वाले ऊपर और फिर धीरे धीरे कम नेगेटिव, फिर बीच में हाइड्रोजन के लिए 0 और नीचे पॉजिटिव, इस तरह से अरेंज किया जाता है। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर उनको एक सीरीज में अरेंज किया जाता है, इसके सारे एलिमेंट्स को उनकी रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के। इस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट सबसे ऊपर आते हैं उनका ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से होता है। क्यों आसानी से होता है? क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रखता है। एक्सपेरिमेंटल से सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आती है सबसे ऊपर वालों की, और सबसे ऊपर कौन आता है? लिथियम। लिथियम की वैल्यू इतनी आती है, और फ्लोरीन की वैल्यू तो +2.85 होती है, मतलब +2.85, मतलब वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काम करता है। फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सबसे ऊपर आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वजह से हम इसका आंसर देते हैं, ना कि मेटालिक कैरेक्टर की वजह से। समझ में आया? कहां से आंसर देते हैं इसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से। तो रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होता है लिथियम का, और इसीलिए आप आगे चलकर देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि लिथियम के कंपाउंड जो हैं वो काफी हद तक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते हैं बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। अब आगे चलकर देखेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाम से एक बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है जो काफी सारी रिएक्शंस में यूज किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंसेस को रिड्यूस करने के लिए। बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। साक्षी क्लियर है? सर मतलब सबसे ऊपर आता है इसलिए रिड्यूसिंग एज मतलब ज्यादा है। ऊपर ऊपर क्यों आता है? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे
कम आता है, मतलब नेगेटिव आता है सबसे ज्यादा। ओके सर। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि हमने दो एलिमेंट्स लिए और एक बनाया एनोड, एक बनाया कैथोड। एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन। तो जब दो एलिमेंट्स को रखा गया तो उसमें ऐसा देखा गया कि लिथियम को आप किसी के भी साथ रखो, लिथियम को आप किसी के भी साथ रखो, उसका तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा था हमेशा। लिथियम का हमेशा क्या मिला, ऑक्सीडेशन। समझ पा रहे हैं आप? लिथियम का हमेशा हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब वो दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस। तो इसलिए लिथियम को बोलते हैं मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। बताइए, क्लियर है? यस सर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, that alkali metals are reducing in nature। एक जनरल टर्म में सारे अल्कली मेटल्स एक तरह से रिड्यूसिंग नेचर रखते हैं, लेकिन उनमें से भी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका है, लिथियम का। ठीक है, सो लिथियम इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, फिर मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एंड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के हिसाब से सोडियम इज द लीस्ट। सोडियम इज द लीस्ट। ये आपको क्लियर है? बताइए सब लोग, इज दिस क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, नंबर 6, सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर होता क्या है कि जब आप अल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, हम लिख लेते हैं सबसे पहले, आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, अल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। Alkali metals dissolve in liquid ammonia, giving alkali metals dissolve in liquid ammonia, giving deep blue color. Alkali metals dissolve in liquid ammonia, giving deep blue color. Deep blue color solution which is conducting in nature, ये electricity conduct करता है solution which is conducting in nature due to both cation and anion, due to both cation and anion। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आखिर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, कैसे करता है, वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या लिया यहाँ पर रिएक्शन में, मैंने लिया मेटल, अल्कली मेटल, और उसको डिप कर दिया मैंने लिक्विड अमोनिया के अंदर। हमने अल्कली मेटल्स को डिप किया लिक्विड अमोनिया के अंदर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मेटल लिया हमने, अल्कली मेटल, उसको डाल दिया लिक्विड अमोनिया में, मतलब मैंने इसको मान लो कुछ X+Y मोल्स लिए मैंने अमोनिया के, X+Y मोल्स लिए मैंने अमोनिया के। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, मुझे इस तरह से एक कैटायन मिला जो मेटल के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब MnH3X प्लस, इस तरह से मुझे कैटायन मिला। और मुझे यहाँ पर एक एनायन भी मिला, EnH3Y माइनस, मतलब ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो कैटायन मिला मुझे, इसको बोल दिया गया अमोनिएटेड कैटायन। ये अमोनिया से भरा हुआ है ना, इसलिए इसको नाम पड़ गया अमोनिएटेड कैटायन। इसको बोल दिया गया अमोनिएटेड कैटायन।
और ये जो इलेक्ट्रॉन बना है यहाँ पर जिसको अमोनिया के साथ में है, इसको बोल दिया गया अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन या फिर सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। दोनों में से कोई भी नाम आप बोल सकते हैं इसका, अमोनिएटेड और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये कैटायन और एनायन बनने की वजह से ये जो सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यहाँ तक आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात समझ में आ गई, ठीक है। सर एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई कुछ भी नॉर्मल कोफिशिएंट्स लिए हमने, इसके मोल्स हैं, अमोनिया के मोल्स, अमोनिया के मोल्स, बस खाली ये दिखाने के लिए कि कुछ अमोनिया के मोल्स मेटल के साथ गए और कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ गए, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिखा है एक्स प्लस वाई। बाकी ये सिर्फ एक नंबर है, मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? यस सर। तो जब आपने मेटल को अमोनिया की सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो इस तरह से आपको अमोनिएटेड कैटायंस मिलते हैं और अमोनिएटेड या फिर सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन पर विजिबल लाइट गिरती है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाता है और मतलब उसके भाव बढ़ जाते हैं, है ना। अगर एक्साइट हो गया तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, वो ऊपर चला जाता है और जब चल कुछ टाइम बाद फिर से ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी एमिट करता है रेडिएशंस की फॉर्म में, और जो वेवलेंथ की रेडिएशन वो एमिट करता है वही आपको कलर दिखाई पड़ता है। यस सर। ये बात तो हम पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जब अमोनिया के केस में ऐसा देखा गया तो यहाँ पर हमें ऐसा दिखा कि ये जो सोल्यूशन था वो ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है आपको। द सोल्यूशन अपीयर्स टू बी ब्लू इन कलर। तो ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है ये जब एनर्जी गेन करते हैं, एक्साइट होते हैं, फिर ऊपर जाते हैं तो ब्लू कलर की रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा सॉल्यूशन आपको ब्लू दिखाई पड़ता है। बताइए क्या ये चीज क्लियर है आपको? बताइए बताइए, इज दिस थिंग क्लियर? सर Yes, फिर से sir. explain करना। साक्षी, यस सर। एनी डाउट? सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए मैम। क्या रीजन? यस सर। देखो मैंने आपको ये बताया दैट the blue color in solution is due to the ammoniated electrons. The blue color is due to the ammoniated electrons which absorbs energy in visible region, which absorbs energy in visible region, sorry, which absorbs energy in visible region। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो ये एक्साइट हुए, एक्साइट होकर अपने हायर एनर्जी लेवल्स में गए, और जब हायर एनर्जी लेवल्स में अनस्टेबल होने के कारण जब ये नीचे आते हैं तो उसकी एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी ये एमिट करते हैं रेडिएशंस की फॉर्म में, और उसी की वजह से ये सॉल्यूशन आपको ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। तो ये विजिबल रीजन में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। दे एब्जॉर्ब एनर्जी इन विजिबल रीजन एंड देयरफॉर इम्पार्ट blue color to the solution। and therefore they impart blue color to the solution। ठीक है, is this clear? यस सर। एक चीज यहाँ पर आप और लिखेंगे कि ये जो सॉल्यूशंस होती हैं ये पैरामैग्नेटिक होती है। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पर भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण अल्कली मेटल का अमोनिया में सॉल्यूशन एक पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर आप साथ ही में लिख देंगे that these solutions
are paramagnetic in nature. These solutions are paramagnetic in nature. And on standing, अगर आप solution को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो and on standing they liberate hydrogen gas. They liberate hydrogen gas forming amide. फॉर्मिंग अमाइड, क्या बना लेते हैं ये, अमाइड बना लेते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल, मतलब आपको रिएक्शन से समझाता हूं मैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो मान लो ये हमारे पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, अमोनिएटेड कैटायन है, दिस इज अमोनिएटेड कैटायन, और इस अमोनिएटेड कैटायन ने इलेक्ट्रॉन लिए और हमारे पास अमोनिया था सॉल्यूशन के अंदर, तो ये क्या बना दिए यहाँ पर, मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, M, और मेटल ने अमोनिया के साथ बना लिया अमाइड, तो ये बन गया आपके पास MnH2, इसे आप क्या बोलते हैं, अमाइड। और जब ये अमाइड बना तो साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। इस तरह से जब आप इस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसमें से, और धीरे धीरे इसका ब्लू कलर फेड होने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि अब जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे अब वो धीरे धीरे कम होने लगे, तो आपका जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था इट स्लोली starts getting bronze in color and it starts becoming diamagnetic in nature. Diamagnetic in nature. क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? यस सर। चलिए कुछ यूजेस हम देखते हैं यहाँ पर अल्कली मेटल्स के, अल्कली मेटल्स के कुछ यूजेस। यूजेस ऑफ अल्कली मेटल्स, कुछ यूजेस आप बता सकते हैं मुझे, अल्कली मेटल्स को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? सर बैटरीज, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, फोटोवोल्टेइक सेल्स में यूज करते हैं। फोटोवोल्टेइक सेल्स में क्या यूज किया जाता है? फोटोवोल्टेइक सेल्स में क्या यूज किया जाता है, लिथियम या सीजियम? लिथियम या सीजियम? जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं ना, फोटोवोल्टेइक सेल्स आप जैसे बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, उनमें हम कौन से मेटल का प्लेट यूज करते हैं? सीजियम। सीजियम का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं यूजेस में, जैसे आपको एनसीईआरटी में यूजेस मिल जाएंगे। तो सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके लिए लिख लेता हूँ यहाँ पर, फोटो सर इलेक्ट्रिक सेल्स। सोडियम इन सोडियम क्लोराइड, हाँ, सोडियम इन सोडियम क्लोराइड, सोडियम इन बाइकार्बोनेट, सोडियम इन वॉशिंग सोडा। हम वाटर को साफ करने के लिए भी यूज करते हैं। क्या चीज? नहीं सर, वो तो दूसरा रहता है कुछ तो के। So potassium, पोटेशियम कहाँ यूज होता है? producing सर fertilizer. सर KOH का सॉल्यूशन सर कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम एब्जॉर्ब करने में यूज करते हैं, हाँ या ठीक है, ठीक है। और फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज होता है ना पोटेशियम? Yes, sir. KCl is used as fertilizer. KCl is used as fertilizer. ठीक है। KOH, potassium hydroxide, is used in making soft soap. KOH is used in making soft soap. Soft soap देखा है आपने? सर Soft soap देखा है आपने? सर बाथरूम वाली
सॉफ्ट सब मतलब जो बच्चों के लिए यूज करते हैं। वैसे आप सब तो बड़े बच्चे हैं अब। जॉनसन बेबी। जॉनसन एंड जॉनसन, यस। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। हाँ, लिथियम, लिथियम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट अलॉयज बनाने में यूज किया जाता है। लिथियम मेटल is used to make useful alloys. ठीक है, अलग अलग तरह के अलॉयज यहाँ पे लिथियम से मिला के बनाए जाते हैं। जैसे लिथियम जो है वो बेयरिंग्स के लिए भी यूज किया जाता है। लिथियम जो है वो एयरक्राफ्ट के कुछ लाइट वेट पार्ट्स बनाने में यूज किया जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस मैंने आपको बताया अल्कली मेटल्स के बारे में। बताइए, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। चलिए, तो Yes, अब sir. हम कुछ कंपाउंड्स देखते हैं। तो यहाँ पर हम सोडियम के कुछ कंपाउंड्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, चलिए उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ऑक्सो एसिड्स के बारे में जरा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, देखो एसिड्स दो तरह के होते हैं। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ नॉन मेटल होता है और हाइड्रोजन होता है, उनको बोलते हैं हाइड्रो एसिड्स। हाइड्रो एसिड जैसे आपका हुआ HCl, HI, इस तरह से। तो ये जिनमें डायरेक्टली नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है उसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड। लेकिन जिनमें ऑक्सीजन के थ्रू हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब जो H निकलता है वो OH से निकलता है, जैसे आपका HNO3, H2SO4, तो इन सबको क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड्स या फिर ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन सॉल्ट की बात करते हैं कि जब आपके अल्कली मेटल्स इन ऑक्सी एसिड्स के साथ सॉल्ट बनाते हैं, तो जरा उनकी हम प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख लेते हैं पहले। तो नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर लिख रहा हूँ सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स आपको समझ में आ गया? ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या है? दैट हाइड्रोजन कम्स आउट, एसिडिक हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पर। एसिडिक हाइड्रोजन कम्स आउट फ्रॉम OH ग्रुप। OH ग्रुप से यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन बाहर आता है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। फॉर एग्जांपल HNO3, H2SO4, H2CO3, etc. तो जब अल्कली मेटल्स हमारे इनके साथ सॉल्ट बनाते हैं, तो द सॉल्ट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, salts of alkali metals with oxo acids, क्या हम ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं? Yes, नो sir. सर। किसने बोला यस? मैंने. तेज चल रहे हैं हम? Yes, sir. थोड़ा slow. चलिए हम धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। salts of alkali metals with oxo acids are generally water soluble. Are generally water soluble and thermally stable. थर्मली स्टेबल, ठीक है। सर ये AM क्या है सर? एम का मतलब तो पता होगा ना आपको, जैसे अभी क्या चल रहा है PM, अभी PM चल रहा है, वैसे ही एम। समझ में आ गया? बोलो, एम का No, मतलब sir. समझ में आ गया? No, sir. अच्छा PM का मतलब क्या होता है बताओ?
पोस्ट मेरिडियन हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएम? प्राइम मिनिस्टर। आपको एम और पीएम का मतलब पता है कि हम एम पीएम क्यों सर लिखते हैं? कुछ मेरिडियन है यस सर। पोस्ट मेरिडियन हाँ बस वही मेरे और एम का मतलब पास्ट मेरिडियन। एम क्या होता है? चलिए आप पता करके आना, आप पता एंटी करके आना। मेरिडियन एंटी मेरिडियन होता है पक्का? एनी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो एम की बात कर रहे हैं, ये एम क्या है? Alkali metals. अल्कली मेटल्स, यस, वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो salts of alkali metals with oxo acids are generally water soluble and thermally stable. मैं आपको जो पॉइंट बताना चाहता हूँ दैट इज, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं अल्कली मेटल्स में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। So as we know, the electropositive nature increases on moving down the group. Increases on moving down the group, ठीक है। तो ये जो कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स या फिर जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी भी ग्रुप में नीचे की तरफ आने पर बढ़ती है। तो इसके साथ आप यही बोल सकते हैं दैट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स and hydrogen carbonates increases on moving down the group. इसका रीजन क्या है? ये जीआरपी का मतलब क्या है? ग्रुप, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि जैसे आप अगर कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर एनायन कौन सा हुआ इनके केस में? व्हाट इज द एनायन? कार्बोनेट्स में क्या होगा? CO3 माइनस, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में क्या होगा? HCO3 HCO3 माइनस। तो ये माइनस। जो एनायंस होते हैं, दिस एनायंस आर लार्ज इन साइज, दिस एनायंस आर लार्ज इन साइज। तो मुझे बताइए कि बड़ा एनायन कौन से केटायन के साथ स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, छोटा या बड़ा? CS के साथ बड़ा। बड़ा एनायन बड़े केटायन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लो वही बात होगी दोस्ती की, किन में दोस्ती अच्छी होगी? बड़ों बड़ों में दोस्ती अच्छी होगी और छोटों छोटों में दोस्ती अच्छी होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बताइए क्या ये पॉइंट आपको समझ में आता है? यस सर। तो जो यहाँ पर लिथियम कार्बोनेट है, दिस लिथियम कार्बोनेट इज क्वाइट अनस्टेबल। जो लिथियम कार्बोनेट है दैट इज Li2CO3, Li2CO3 इज क्वाइट अनस्टेबल, और ये डिकम्पोज हो जाता है जरा सी हीट करने पर। थोड़ा सा भी अगर आपने इसको हीट कर दिया तो ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, और क्या बनाएगा बताओ? डिकम्पोज होने पर ये क्या बनाएगा? Li2O plus CO2। यस, ये बनाएगा आपका लिथियम ऑक्साइड Li2O प्लस CO2 गैस। तो ये सबसे ऊपर वाला कार्बोनेट है, इसीलिए ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने के कारण ये टूट जाता है इस तरह से और बनाता है लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। बताइए क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। ये आपने सारा लिख लिया यहाँ तक? यस सर। हम आगे चलें?
यस सर। चलिए, अब ये जो लिथियम है ये अपने ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट से कुछ हट के प्रॉपर्टी शो करता है। लिथियम जरा हट के बिहेव करता है। नहीं, सीजियम तो काफी स्टेबल है ना, तो सीजियम का जो कार्बोनेट होगा वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, वो फेविकोल से जुड़ा हुआ है तो टूटता नहीं इतना आसानी से। मजबूत जोड़ है, मजबूत जोड़। फेविकोल की जोड़ मजबूत होती है ना, यस सर। तो इसीलिए सीजियम कार्बोनेट भी मजबूत जोड़ होता है उसका, तो वो टूटता नहीं आसानी से। तो मैं क्या बता रहा था आपको अभी, व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट लिथियम। क्या बताया मैंने लिथियम के बारे में आपको? कि अलग प्रॉपर्टी शो करता है। सर वो अपने ग्रुप में सबसे अलग है। क्यों है अलग? ऐसी क्या खास बात है लिथियम में? पता नहीं सर। देखो, आप सब जानते हैं कि आप सब में कुछ ना कुछ तो खास बात है ना? वैसे ही मुझे बताइए लिथियम में क्या खास बात है? सर वो छोटा है। छोटा है, यस, बहुत अच्छी बात। ड्यू टू स्मॉल साइज। छोटू है सर वो। और क्या खास बात है? एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तो इसमें कवर हो गया ना कि स्मॉल साइज की वजह से। सो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। रूट पकड़ो, रूट। जड़ क्या है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की? क्यों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है? शेयरिंग की वजह से। अरे फिर से वही सर बात। हाई पोलराइजेशन पोलराइजेशन पावर। हाई पोलराइजेशन पावर। यस, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे दैट लिथियम शोज, साथ साथ में लिख लीजिए, लिथियम शोज एनामलस lithium shows anomalous or exceptional behavior. Then other alkali metals, ये बाकी ये सारे अल्कली मेटल से जरा हटके बिहेवियर शो करता है। क्यों ये हटके बिहेवियर शो करता है? बिकॉज एक तो छोटू है और इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। तो इन दो रीजंस की वजह से लिथियम अलग तरह के कंपाउंड्स बनाता है, अलग तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, जैसे इसकी जरा कुछ खासियत आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं नंबर 1, लिथियम इज लिस्ट रिएक्टिव। लिथियम इज लिस्ट रिएक्टिव है बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका रीजन तो मैंने आपको बता दिया, लिथियम इज लिस्ट रिएक्टिव बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और तो और ऑन कंबशन, जब आपने इसका एयर में कंबशन किया, ऑन कंबशन इन एयर इट फॉर्म्स, ऑन कंबशन इन एयर इट फॉर्म्स ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। ये बनाता है Li2O और नाइट्राइड भी बनाता है। सारे अल्कली मेटल्स में से ये सिर्फ एक लिथियम ऐसा है जो नाइट्राइड फॉर्म करता है। तो जो हवा में हमारे पास ऑक्सीजन होती है और उसके साथ क्या बना लेगा? ऑक्साइड, और नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेगा? नाइट्राइड। ठीक है, चलिए कुछ और खास बातें जानते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम का जो क्लोराइड होता है LiCl, लिथियम का जो क्लोराइड होता है LiCl, ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। LiCl, जो सब्सटेंसेस पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, उनको क्या बोलते हैं पता है आपको? क्या बोलते हैं सब्सटेंसेस को? डिलिक्विसेंट। LiCl is deliquescent in nature and forms hydrate। ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और हाइड्रेट बना लेता है। किस तरह का हाइड्रेट बनाता है? LiCl.2H2O।
इस तरह का ये हाइड्राइड फॉर्म सर वो करता है। क्या बोला आपने सर, वो डी से? डिलिक्विसेंट सर उसका मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप पहले एग्जांपल बताए थे ना एक बार, कि जो आप नए लेदर शूज खरीदते हैं मार्केट से, उसमें सिलिका आता है पाउच के अंदर। वो सिलिका क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लिक्विसेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रेट बना लेगा। तो ये लिथियम क्लोराइड भी क्या बना लेता है, LiCl.2H2O। ओके सर। ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पर, एक्सेप्शनल बिहेवियर लिथियम का। ओनली लिथियम नाइट्रेट on heating gives its oxide। सिर्फ लिथियम नाइट्रेट ऐसा होता है जिसको हीट करने पर उसी का ऑक्साइड मिलता है। जैसे मान लो मैंने लिया 2LiNO3, चलो आप 4 ले लो यहाँ पर, 4LiNO3 हमने ये लिथियम नाइट्रेट लिया और इसको हमने हीट किया, तो देखो मुझे मिलता है यहाँ पर 2Li2O, लिथियम ऑक्साइड मिला। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर NO2 मिला, NO2 आपने लिख दिया 4NO2, और इसके साथ आपको मिला O2। ठीक है, देखो बैलेंस हो गई रिएक्शन। लेकिन अगर आप कोई और नाइट्रेट लेते, किसी और अल्कली मेटल का नाइट्रेट लेते, फॉर एग्जांपल अगर आप लेते NaNO3, अगर आप NaNO3 लेते हैं यहाँ पर, तो आपको मिलता NaNO2 प्लस O2, ये मिलता है आपको। इसको मैं बैलेंस कर लेता हूँ, मैंने लिखा 2NaNO3 gives 2NaNO2 प्लस O2। तो इस तरह से देखेंगे तो लिथियम नाइट्राइट जो है, लिथियम का सिर्फ नाइट्रेट ऐसा पॉसिबल है जो कि हीट करने पर ऑक्साइड देता है, और किसी का भी नाइट्रेट हीट करने पर ऑक्साइड नहीं देता। ये एक डिफरेंस मिल गया आपको यहाँ से। तो इस तरह से आपने ये देखा कि लिथियम किस तरह से एक्सेप्शनल या फिर एनोमलस बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। बताइए, क्या ये सारा आपको समझ में आया? यस सर। Yes. ठीक है। यस सर अटेंडेंस लेते क्या? यस, एवरीवन क्विकली आंसर योर अटेंडेंस। अब कुछ आपको मैंने लास्ट टाइम पे सिमिलरिटीज बताई थी। मैंने बताया था कि लिथियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। बताइए किसके साथ शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ। तो हम कुछ सिमिलरिटीज यहाँ पर देख लेते हैं। सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। देखिए, सबसे पहला ये सिमिलरिटी शो करते हैं क्योंकि इनका चार्ज बाय साइज रेशियो या फिर आयनिक रेडियाई सिमिलर होती है। तो इनका एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई सिमिलर होता है। दे हैव, ये आप साथ साथ लिख सकते हैं मेरे, दे हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ये डायगोनल रिलेशनशिप का सबसे बेसिक पॉइंट है। सेकंड, both lithium and magnesium react slowly with water. React slowly with water, and their oxides and hydroxides are less soluble. Their oxides and hydroxides are less soluble. ठीक है। And both, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक?
Sir, both can give H plus ion. Sorry. Sir, both can form nitric oxide. हाँ, both can form hydroxides and oxides. जैसे आपका Li क्या बनाएगा? LiOH. मैग्नीशियम क्या बनाएगा? MgOH twice. और दोनों क्या बना सकते हैं? बोथ फॉर्म्स नाइट्राइड. नाइट्राइड दोनों बनाते हैं. जैसे लिथियम बनाता है वैसे ही मैग्नीशियम भी बनाता है. बोथ फॉर्म नाइट्राइड्स. जैसे हाइड्राइड होता है ना, हाइड्राइड, वैसे ही नाइट्राइड भी होता है. तो नाइट्राइड क्या होंगे यहाँ पर? जैसे मैंने आपको बताया था लिथियम बनाता है Li3n, वैसे ही मैग्नीशियम बनाएगा Mg3n2. ठीक है. और क्या खासियत है इनमें? कि इनके हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो काफी आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं. बोथ ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स decompose on heating. Both of their hydroxides decompose on heating. ठीक है. और थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं that the carbonates of lithium and magnesium easily decompose on heating. मैंने आपको बताया था they give oxides and CO2. ठीक है. एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं आप यहाँ पर, नंबर 4 आप यहाँ पर लिखेंगे that both LiCl and MgCl2 are soluble in ethanol. ठीक है. वन मोर लास्ट पॉइंट. इन दोनों के जो क्लोराइड्स होते हैं वो डिलिक्विसेंट होते हैं. ठीक है. इसका मतलब बोथ LiCl and MgCl2 are deliquescent in nature. Deliquescent का मतलब मैंने क्या बताया आपको? What is the Moisture meaning of Sir, that? moisture absorbing. Yes, ये moisture absorb करते हैं. तो LiCl क्या बनाता है? LiCl.2H2O. उसी तरह MgCl2 भी moisture absorb करता है और ये बनाता है MgCl2.8H2O. तो ये हैं इनके कुछ similarities. These are some similarities of lithium and magnesium. बताइए क्या यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. Any doubts still here? No, sir. Okay, so everyone quickly answer your attendance. Those who have not answered your attendance till now. Okay, so we end here and then we'll continue in next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. So next class we'll be seeing some compounds of this important alkali metals.